हेलो फ्रेंड्स आज का लेक्चर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, क्लास 10th की केमिस्ट्री का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, और ये है लेक्चर नंबर 2। बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कार्बन के एलोट्रोप्स की। हाँ, आप सही सुन रहे हो, आज का लेक्चर बहुत धमाकेदार होने वाला है क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। आज का वीडियो बहुत मजेदार है और बहुत धमाकेदार होने वाला है। आज हम लोग पूरा तहस नहस करने वाले हैं एलोट्रोप्स को। किसको? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। बच्चों की बहुत डिमांड थी, सर सेकंड लेक्चर लेके आओ, एलोट्रोप्स बताओ। तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पर आज का लेक्चर है, हम लोग बिल्कुल तहस नहस करने वाले हैं। तो आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। टॉपिक क्या है हमारा? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। बच्चों पहले बात करते हैं कि आखिर में एलोट्रोप्स होते क्या हैं, है ना? एलोट्रोप्स किसको बोलते हैं? तो एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट फॉर्म में मिलते हैं। तो एलिमेंट्स की ऐसी फॉर्म जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो बच्चों किसी भी एलिमेंट की ऐसी फॉर्म जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, उनको बोलते हैं एलोट्रोप्स। क्या बोलते हैं? एलोट्रोप्स। तो अगर डिफाइन करें तो क्या कर पाएंगे? द फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट, the forms of an element which has different physical properties and similar chemical properties। बच्चों ऐसी फॉर्म, किसी भी एलिमेंट की ऐसी फॉर्म जिनका केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर करती हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग बात करते हैं कि एलोट्रोप्स कितने टाइप के हैं, कार्बन के एलोट्रोप्स कितने टाइप के हैं। स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के टाइप्स की। तो बेसिकली बच्चों एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन दो टाइप के हमें दो फॉर्म में मिलते हैं। एक मिलता है अमॉर्फस फॉर्म और एक मिलता है क्रिस्टलाइन फॉर्म। बच्चों हमारे 10th क्लास के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात की है, अमॉर्फस फॉर्म है उसकी बात नहीं की है, लेकिन अपन दोनों को पढ़ लेते हैं एक बार। तो अगर हम बात करें बच्चों एलोट्रोप्स की, तो हमारे पास ये दो टाइप्स के हैं। कितने टाइप्स के हैं? दो टाइप्स के हैं। एक होता है अमॉर्फस कार्बन और दूसरे होते हैं हमारे पास क्रिस्टलाइन कार्बन। लेकिन 10th क्लास के लेवल में ये सिर्फ क्रिस्टलाइन के ही फॉर्म में है, राइट? तो अगर हम लोग अमॉर्फस सॉलिड की बात करें या अमॉर्फस कार्बन की बात करें तो बच्चों ये फर्दर 3 टाइप्स के हैं, जिसमें एक होता है आपका कोल और एक होता है आपका कोक, एक होता है आपका कोल, एक होता है आपका कोक और तीसरा है आपका लैंप ब्लैक। ऐसे ही आपके जो क्रिस्टलाइन कार्बन है बच्चों ये भी फर्दर 3 टाइप्स के हैं, जिसमें फर्स्ट है ग्रेफाइट, सेकंड है बच्चों डायमंड, सेकंड हमारा डायमंड, और थर्ड है बच्चों बकमिंस्टर फुलरेंस, जिसको अपन कार्बन 60 भी कहते हैं, C60, जिसको हम लोग C60 भी कहते हैं। C60 क्यों कहते हैं अभी डिटेल में बातें करेंगे। तो बच्चों हमने क्या बात की? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पढ़ा पहले। तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन क्या है बच्चों? किसी भी एलिमेंट का ऐसा फॉर्म जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। कितने टाइप्स के हैं ये? हमें दो फॉर्म में मिलते हैं, एक अमॉर्फस फॉर्म मिलता है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म मिलता है। अमॉर्फस फॉर्म में 3 टाइप के हैं, कोल, कोक और लैंप ब्लैक, और क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी ये 3 टाइप के हैं, ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फुलरेंस। बच्चों जिसमें से ग्रेफाइट और डायमंड बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है जिन्होंने हमें स्टडी करना है। बकमिंस्टर फुलरेंस भी इंपोर्टेंट है, इसको भी हमें स्टडी करना है बच्चों। लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो ग्रेफाइट और कार्बन के कंपेयर में अभी बहुत कम डिस्कवर्ड है ना? इसकी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसकी प्रॉपर्टीज हमें ज्यादा नहीं पता है। तो हम लोग डिटेल में ग्रेफाइट और डायमंड की स्टडी ही करेंगे, राइट? इसकी थोड़ी सी स्टडी करेंगे अपन। तो इतना पहले आप नोट करें, फिर हम लोग बात करते हैं इसमें ग्रेफाइट की और डायमंड की। पहले इतना नोट करें आप। आई थिंक ये आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम लोग बच्चों बात करते हैं इसमें ग्रेफाइट की और डायमंड की। तो एक तरफ बच्चों मैं क्या करता हूं, दोनों को कंपेयर करके साथ में चलेंगे, राइट? दोनों का कंपैरिजन करेंगे, एक तरफ ग्रेफाइट एक तरफ डायमंड। तो मैं इधर लिख रहा हूं ग्रेफाइट
इधर लिखूंगा ग्रेफाइट और इधर लिखूंगा बच्चों मैं डायमंड, जिससे आपको एक बार में ही सारी कहानी क्लियर हो जाएगी क्या चीज में है ग्रेफाइट में और क्या चीज है डायमंड में, है ना। तो सबसे फर्स्ट हम लोग बात करते हैं, सबसे फर्स्ट पॉइंट बच्चों, जो ग्रेफाइट है इसका जो कलर है वो ब्लैक कलर मिलता है। कैसा मिलता है? ब्लैक कलर। तो इट इज ब्लैक इन कलर, इट इज ब्लैक इन कलर, इट इज ब्लैक इन कलर। बच्चों ब्लैक कलर होने की वजह से ही और सॉफ्टी होने की वजह से ही हम इसको यूज कर पाते हैं। पेंसिल बनाने में हम लोग ग्रेफाइट का यूज करते हैं। आप पेंसिल से लिखते हो ना, ब्लैक मार्क करते हो, वो ब्लैक क्या होता है? ग्रेफाइट। वो क्या होता है? ग्रेफाइट। क्यों यूज करते हैं? ब्लैक कलर होने की वजह से, राइट। दूसरी बात करते हैं डायमंड में। बच्चों डायमंड की अगर मैं बात करूं फर्स्ट पॉइंट इसमें, तो ये तो ब्लैक कलर का था ग्रेफाइट हमारे पास, लेकिन जो डायमंड है ये कलरलेस है, कलरलेस ट्रांसपेरेंट है, राइट। इट इज अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। ये हमारे पास कलरलेस है। क्लियर है? सेकंड पॉइंट पे आते हैं, ग्रेफाइट को समझो। सेकंड पॉइंट बच्चों, सेकंड पॉइंट की बात करें तो अब बात करते हैं ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर की। तो बच्चों ग्रेफाइट के कार्बन है वो एक कार्बन फर्दर 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। मतलब अगर मैं लिखूं तो ईच कार्बन यहां पे हर कार्बन फर्दर 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, राइट। ईच कार्बन इज लिंक्ड टू 3 other कार्बन एटम्स बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। किस तरह से? स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए। अगर हम लोग यही बात डायमंड में करें, यहां पर एक कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन बच्चों डायमंड में एक कार्बन फर्दर 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। कितने कार्बन के साथ? 4 कार्बन के साथ। मतलब मैं अगर लिखूं ईच कार्बन इज लिंक्ड टू 4 other कार्बन एटम्स बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। इतनी बात क्लियर है बच्चों? यहां पे एक कार्बन 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और यहां पर एक कार्बन 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। यहां पर एक कार्बन 3 कार्बन के साथ और यहां पर एक कार्बन 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। बात क्लियर है? इसी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। कौन सा स्ट्रक्चर होता है? लेयर्ड स्ट्रक्चर। इट हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल, इट हैज लेयर्ड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर। बच्चों इसका स्ट्रक्चर कैसा है? हेक्सागोनल है। कैसा है? हेक्सागोनल। अच्छा, हेक्सागोनल और लेयर्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से इसका जो नेचर है वो सॉफ्ट है और दूसरा स्लिपरी नेचर है। ड्यू टू दिस इट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी इन नेचर। ये सॉफ्ट भी है और एक दूसरे के ऊपर वो स्लाइड कर सकता है, स्लिप कर सकता है। इसका ऐसा नेचर है। यहां बात करें इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बच्चों ये जो है डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो रिजिड स्ट्रक्चर है। कैसा है? इट हैज रिजिड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। बच्चों इसी वजह से ये हार्ड है। ड्यू टू दिस इट इज वेरी हार्ड, ड्यू टू दिस इट इज वेरी हार्ड। इसी वजह से ये बहुत ज्यादा हार्ड है। क्लियर है? चलिए फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं ग्रेफाइट में फोर्थ पॉइंट। बच्चों अगर हम बात करें ग्रेफाइट की तो ग्रेफाइट का जो नेचर है वो स्लिपरी नेचर है। स्लिपरी नेचर होने की वजह से हम लोग ग्रेफाइट को यूज करते हैं एज अ लुब्रिकेटिंग ऑयल। क्या यूज करते हैं? तो मैं लिखता हूं यहां पे ड्यू टू स्लिपरी नेचर इट इज यूज्ड
एज लुब्रिकेंट। इसको हम लोग लुब्रिकेंट की तरह यूज करते हैं, राइट। और बच्चों ये हार्ड है, जब ये हार्ड है तो इसकी हार्ड की प्रॉपर्टी की वजह से इसको हम लोग यूज करते हैं एज अ ग्लास कटर। कहां यूज करते हैं? एज अ ग्लास कटर। ड्यू टू ग्रेट हार्डनेस it is used as glass cutter। it is used as glass cutter। इसको हम लोग ग्लास कटर की तरह यूज करते हैं। बात समझ आ रही है? अच्छा, थोड़ी सी और प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर 5 नंबर। बच्चों अब मैंने आपको बोला कि ग्रेफाइट में एक कार्बन फर्दर 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब कार्बन के पास में जो प्रॉपर्टी है वो 4 बॉन्ड बनाने की है, लेकिन ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में एक कार्बन 3 के साथ बॉन्ड बना रहा है। जरा चेक करना, मैंने बोला कि यहां पर जो कार्बन है उसके पास 4 बॉन्ड होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो फर्दर सिर्फ 3 बॉन्ड ही बना रहा है। कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड बना रहा है। उसका एक जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री है, एक जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसा है? फ्री है। इसका मतलब इसके पास में एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, और अगर इसके पास में एक फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से बच्चों ये एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर है। तो क्या लिख सकते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ आ रही है? इसके पास में जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये दिख रहा है आपको, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसी वजह से ये एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। गॉट इट? लेकिन बच्चों यहां पे हमने क्या लिखा था? यहां पे हमने देखा था कि हर कार्बन 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। मतलब इसका जो एक कार्बन है वो 4 बॉन्ड बना रहा है। कितने बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड। फर्दर 4 कार्बन लगे हुए हैं, यहां भी कार्बन लगा है, यहां भी कार्बन लगा है, यहां भी कार्बन लगा है, यहां भी कार्बन लगा है। इसका मतलब इसके पास में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। डायमंड के पास में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन इस वाले कार्बन के पास में एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। यहां कार्बन था, यहां कार्बन था, यहां कार्बन था, लेकिन ये फ्री था। तो इसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन था, लेकिन इसके चारों बॉन्डिंग बिजी हैं, चारों बॉन्डिंग कार्बन के साथ में बिजी है। इसका मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री नहीं है। जब एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो बच्चा ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। सो इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या लिखें इस बात को? ड्यू टू absence of free electron, due to absence of free electron, it is non-conductor of electricity, non-conductor of electricity। इतनी बातें क्लियर हो रही है? नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक बार फिर से समझो, सारे पॉइंट को एक बार मैं रिवाइज करता हूं। बच्चों ग्रेफाइट ब्लैक कलर का है, ब्लैक कलर होने की वजह से इसको हम लोग यूज करते हैं एज अ पेंसिल में यूज करते हैं। डायमंड की बात करें, ये कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है। दूसरी बात, ट्रांसपेरेंट होने के साथ साथ में, कलरलेस के साथ साथ में इसमें जो ब्राइटनेस है, मतलब ब्रिलियंस है, चमकना, वो बहुत ज्यादा है। इसी वजह से इसको हम लोग यूज करते हैं एज अ ज्वेलरी में यूज करते हैं, क्योंकि इसकी चमक ज्यादा है। दूसरी बात, ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में एक कार्बन 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। एक कार्बन 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो उसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है, इसी वजह से अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है। लेकिन एक कार्बन 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, उसके पास एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बच्चों इसका जो स्ट्रक्चर है वो लेयर्ड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। लेयर्ड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का मतलब है एक क्लोज रिंग फॉर्म करता है, और वो भी एक दूसरे के ऊपर में स्लिप कर जाती है। तो इसका जो नेचर है वो स्लिपरी नेचर है, और ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं? सॉफ्ट इन टच है। लेकिन डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो रिजिड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, और ये बहुत हार्ड है। कैसे हैं? बहुत हार्ड है। हार्ड होने की वजह से इसको यूज करते हैं ग्लास कटर में, लेकिन यहां जो ग्रेफाइट था ये स्लिपरी नेचर है और बहुत सॉफ्ट है, इसी वजह से यूज करते हैं लुब्रिकेंट ऑयल में। कहां यूज करते हैं? लुब्रिकेशन ऑयल में। इतनी बातें क्लियर हुई? ग्रेफाइट और डायमंड पढ़ने में मजा आया ना? इतना नोट करें, फिर हम लोग बात करेंगे बकमिंस्टर फुलरेंस की, वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज का। नोट करें पहले इतना। तो स्टूडेंट्स ग्रेफाइट और डायमंड की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ ली हैं।
वो आपको बिल्कुल क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं हमारे थर्ड एलोट्रोप पे, जिसका नाम है बकमिंस्टर फ्लोरेंस। क्या नाम है उसका? बकमिंस्टर फ्लोरेंस। तो चलिए उसकी प्रॉपर्टी भी पढ़ते हैं जरा। थर्ड एलोट्रोप है बकमिंस्टर फ्लोरेंस। बकमिंस्टर फ्लोरेंस बच्चों, इसको हम लोग कार्बन 60 के नाम से भी जानते हैं, C60। इसका फॉर्मूला क्या है? C60। अच्छा, इसको C60 क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों एक मॉलिक्यूल में, इसके एक मॉलिक्यूल में, दैट इज वन मॉलिक्यूल हैज 60 एटम ऑफ कार्बन। 60 एटम्स ऑफ कार्बन, इसके एक मॉलिक्यूल में 60 कार्बन के एटम होते हैं, 60 एटम्स ऑफ कार्बन। अच्छा, दूसरी बात बच्चों, अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर बड़ा छोटा सा है। इसके एक मॉलिक्यूल में 60 कार्बन एटम है। कितने हैं? 60 हैं। इसका मतलब ये 60 कार्बन एटम्स जॉइंट टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल मॉलिक्यूल। मतलब मैं लिखूं अगर शेप की तो 60 कितने? 60 कार्बन एटम्स, 60 कार्बन एटम्स जॉइंट टुगेदर to form spherical molecule, बच्चों जो कार्बन के 60 एटम हैं वो आपस में एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं और एक स्पेरिकल मॉलिक्यूल बना लेते हैं, स्पेरिकल मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसकी शेप है, वो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? फुटबॉल लाइक शेप। मतलब इट इज फुटबॉल शेप्ड स्ट्रक्चर, फुटबॉल शेप्ड स्पेरिकल स्ट्रक्चर। गॉट इट? स्पेरिकल स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक फुटबॉल की तरह स्पेरिकल है, फुटबॉल शेप्ड स्पेरिकल स्ट्रक्चर। क्लियर हो रहा है? दूसरी बात देखो, हमने देखा था अभी कि जो हमारा ग्रेफाइट था वो ब्लैक कलर का था, डायमंड था वो ट्रांसपेरेंट था, लेकिन बच्चों जो हमारा बकमिंस्टर फ्लोरेंस है इट इज डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। कैसा है? डार्क सॉलिड है। इट इज अ डार्क, ये डार्क कलर का है, डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, एट अ रूम टेम्परेचर, राइट? रूम टेम्परेचर का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। बात क्लियर हो रही है? दूसरी बात बच्चों, जो हमारा ग्रेफाइट था वो सॉफ्ट था, हमारा डायमंड बहुत हार्ड था। जो हमारा बकमिंस्टर फ्लोरेंस है ना ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और ना ये बहुत ज्यादा हार्ड है। मतलब इट इज नाइदर सॉफ्ट नॉर हार्ड, ना ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और ना ही ये हार्ड है। बच्चों इसकी इतनी ही प्रॉपर्टी अभी तक डिस्कवर हुई है, बाकी प्रॉपर्टी जो इन्वेस्टिगेटेड है वो भी डिस्कवर होना बाकी है। इतनी ही प्रॉपर्टीज हमें पता है, इतनी ही प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो बच्चों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? आज के लेक्चर में हमने कवर किया एलोट्रोप्स क्या होते हैं, फिर हमने कवर किया एलोट्रोप्स में कौन सी फॉर्म है, अमोर्फस फॉर्म और क्रिस्टलाइन फॉर्म, उनके टाइप्स पढ़े, ग्रेफाइट और डायमंड जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है वो हमने देखा, उनका हमने कंपैरिजन भी किया, साथ साथ में उनकी प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन भी बच्चों हमने पढ़ा। और फिर हमने थर्ड वाला एलोट्रोप पढ़ा जिसका नाम है बकमिंस्टर फ्लोरेंस, बकमिंस्टर फ्लोरेंस। आज का लेक्चर बच्चों कैसा लगा आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और जिन लोगों की इसकी नीड है, जो बच्चे 10th क्लास के हैं, उन सबको इसको शेयर करें, राइट? आप उनको शेयर करोगे तो वो लोग भी एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में सीख पाएंगे। ऐसा लेक्चर, सारी बातों को मैंने डिफरेंशिएट किया है। बात क्लियर हो रही है? तो इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।